मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक वाली शक्ति जगाई रिफ्रेश। ये मुझे 1 मीटर के दायरे में मौजूद बेजान चीजों को टारगेट करके उन्हें उनकी असली हालत में वापस लाने की ताकत देती है। लेकिन असल में जब मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वो किताब ही रहती, तौलिए को रिफ्रेश करता तो वो तौलिया ही रहता। तो ज़ॉम्बी के कहर के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने क्रैकर्स का बचा हुआ आधा पैकेट उठाया, बिना पीछे मुड़े किसी दूसरे लड़के की कार में बैठ गई और जाने से पहले मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल का फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूँ। मुझे दोष मत दो जान, तुम्हारी शक्ति बहुत ही बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में डूबा मैं उस खाली कप को घूरता रहा और अचानक मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। रिफ्रेश। हवा में अचानक भुने हुए बीफ की खुशबू फैल गई और फटी हुई पैकेजिंग के नीचे करीने से जमे हुए नूडल्स और 3 मसाला पैकेट रखे। मैं वहीं जम गया। तो मेरी क्षति आखिर बेकार नहीं थी। हम सब ने बस इसे गलत समझा था। ये तथाकथित शुरुआती हालत में वापस लाना का मतलब ये नहीं था कि चीज 1 सेकंड पहले जैसी थी वैसी हो जाए, बल्कि इसका मतलब था कि वो बिल्कुल नई फैक्ट्री फ्रेश हालत में आ जाए। एक खाली नूडल कप, उसकी शुरुआती हालत ही बिल्कुल नया बिना खुला हुआ नूडल कप मेरे सीने में दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। डर से नहीं बल्कि शुद्ध खुशी और जोश से। मैंने उस लूटी पिटी दुकान के चारों ओर नजर दौड़ाई। अलमारियों पर फटे हुए स्नैक पैकेट और खाली ड्रिंक की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। दूसरों के लिए ये सब कूड़ा था, लेकिन मेरे लिए अब ये कभी न खत्म होने वाला खजाना था। मैंने नूडल्स के लिए पानी उबालने की जल्दी नहीं की। इस तबाही के दौर में खाने की खुशबू से बेवजह लोगों का ध्यान खिंच सका था। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में गया और भारी अलमारियों से दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ सुरक्षित होने का पक्का करने के बाद ही मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली कप जमीन पर रखा और मन ही मन सोचा, रिफ्रेश। मेरे सामने रखा कप बहुत ही हल्के से हिला और पलक झपकते ही एक बिल्कुल नया नूडल कप सामने आ गया। फिर से मैं बार बार यही करता रहा, अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। 10 मिनट बाद मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कपों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा कर दिया था। मेरी शक्ति का कूल डाउन टाइम 10 सेकंड का था, यानी मेरे पास अब नूडल्स की कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने पास रखी एक खाली पानी की बोतल की तरफ देखा। रिफ्रेश। तुरंत ही 500 मिलीलीटर शुद्ध पानी की एक बोतल सामने आ गई। मैंने जमीन पर पड़ी फर्स्ट एड किट की तरफ देखा, जो अब बस एक खाली खोल थी। रिफ्रेश। मेरे हाथों में एक एकदम नई फर्स्ट एड किट आ गई। मेरी सांसें तेज हो गई। खाना, पानी, दवा, प्रलय के इस दौर में सबसे कीमती चीजें अब मेरे लिए कभी न खत्म होने वाली थी। लियू रुयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी ये काबिलियत बेकार है? बस इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों के बल मेरे पास भीख मांगने आओगी, मुझसे जूठन के लिए भीख मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को गोदाम में बंद रखा। गोदाम में खाली पैकेटों का जो ढेर लगा था वही मेरा कच्चा माल बन गया। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, खाने की हर चीज मैंने उन्हें रिफ्रेश करके कई बड़े बड़े क्रेट्स में भर दिया। ड्रिंक्स और बोतल बंद पानी से गोदाम का एक कोना आधा भर गया। सबसे जरूरी बात, मुझे गैस का एक खाली कैनिस्टर मिल गया, स्टोर से मिले एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ। आखिरकार मैं एक गर्म खाना खा सका था। गोदाम की सारी खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, मसाले के 3 पैकेट फाड़कर खोले और सावधानी से नूडल केक को पानी में डाल दिया। जब उस लंबे समय से तरसी हुई खुशबू ने मेरी नाक में प्रवेश किया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोता रहा और तेजी से उसे खाता रहा। जब से प्रलय शुरू हुई थी, ये सबसे पेट भरने वाला और सबसे सुरक्षित खाना था जो मैंने खाया था। पेट भर खाने के बाद मेरा दिमाग साफ होने लगा। यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर आखिरकार ज़ॉम्बीज से भर ही जाएगा या फिर दूसरे बचे हुए लोगों को मिल जाएगा। मुझे एक ज्यादा सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। इसके अलावा मुझे हथियारों की भी जरूरत थी। इस बंजर जमीन में सिर्फ खाने और पानी के सहारे रहना मुझे बस ज़ॉम्बीज का आसान शिकार बना देता। मैंने सारा सामान 2 बड़े बड़े हाइकिंग बैकपैक में भर लिया। फिर मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर की दुनिया पर नजर डाली। कुछ ज़ॉम्बीज सड़क पर बेमकसद इधर उधर घूम रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने उस फल काटने वाले चाकू को कसकर पकड़ लिया जिसे मैंने रिफ्रेश किया था। अब वो एकदम नए जैसा तेज था। अब निकलने का समय हो गया था। बाहर निकलना थोड़ा तनाव भरा था, लेकिन बिना किसी बड़ी घटना के पूरा हो गया। ज्यादातर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मैंने पीछे की तंग गलियों के जाल का इस्तेमाल किया। जब भी कोई ज़ॉम्बी अकेला भटका हुआ मिलता तो मैं कोका कोला का एक रिफ्रेश किया हुआ भरा हुआ कैन पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। जब वह लड़खड़ा था तो मैं चाकू से उसका काम तमाम कर देता। मेरा लक्ष्य पश्चिम में से ब्लू बे रेजिडेंसेस था। यह एक मशहूर और आलीशान इलाका था जहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। वहाँ की दीवारें ऊंची और मोटी थी। वे कुछ समय तक टिकी रहती, कम से कम शुरुआत में तो जरूर। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि मेरे माता पिता का घर वहीं था। जब वो प्रलय आई तब मैं स्कूल में था और मेरे माता पिता से मेरा संपर्क टूट गया था। अब उन्हें ढूंढ निकालना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन ब्लू बे तक का सफर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। शहर पूरी तरह से अपंग हो चुका था। छोड़े हुए वाहनों ने हर मुख्य सड़क को जाम कर दिया था। रास्ते में मैंने अनगिनत रास्तियां देखी। सप्लाई के लिए हिंसक झड़पें हो रही थी। तभी मुझे असलियत में एहसास हुआ कि इस क्रूर दुनिया में लियू यानियान का विश्वासघात शायद सबसे तो छिपा थी। यहाँ मानवता पहले ही दम तोड़ चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। लोहे के ऊंचे गेट कसकर बंद थे। मैं दीवारों पर गार्डों को देख सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, ये जीवित बचे लोगों का एक गढ़ बन चुका था। मैं पास में ही छिप गया और काफी देर तक देखता रहा। परिसर में घुसने के लिए मुझे उनकी जांच से गुजरना होता, इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया। अपनी अधिकांश रसद एक छिपे हुए सीवर में छिपा दी और अपने पास सिर्फ 2 बोतल पानी और बिस्कुट का एक पैकेट रखा। एक साधारण शरणार्थी होने का नाटक करते हुए मैं गेट की ओर बढ़ा। रुको, कौन है वहाँ? दीवार से एक तीखी आवाज गूंजी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर देखा। मेरा चेहरा धूल और गंदगी से सना हुआ था। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा नाम लिन फैन है। मैं बिल्डिंग नंबर 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17? लिन फैन, वेरीफाई करो। ऊपर खड़े आदमी ने रेडियो पर कुछ चेक करते हुए कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद गेट थोड़ा सा खुला। एक आदमी जिसके हाथ में लोहे का पाइप था और आंखों में शक बाहर आया। आईडी दिखाओ, उसने रूखे
रूखेपन से कहा। मैंने अपनी जेब से तैयार की हुई आईडी निकाली और उसे थमा दी। उसने उसे चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सिर्फ तुम्हारा सामान कहाँ है? उसकी बात सुनकर मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी आवाज में डर की सही मात्रा थी। रास्ते में मुझे लूट लिया गया, अब मेरे पास बस यही बचा है। उस आदमी ने माथे पर बल डाला। वह संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन मेरे कमजोर शरीर और दयनीय हालत को देखकर आखिरकार उसने अपनी सतर्कता ढीली कर दी। अंदर आओ, नियम याद रखना, सभी नए लोगों को पुनर्वितरण के लिए अपनी आधी रसद जमा करनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। किस्मत से मैं तैयारी के साथ आया था, इसलिए मैंने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और एक बोतल पानी और बिस्कुट का आधा पैकेट उसे सौंप दिया। उस आदमी ने उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में हिकारत की एक चमक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिला के मुझे जाने का इशारा किया। परिसर के अंदर का नजारा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम वहाँ व्यवस्था थी। लोग गश्त कर रहे थे, कुछ अन्य सुरक्षा घेरे को मजबूत कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर में महिलाएं और बच्चे भी जमा थे। ये कयामत के बीच एक द्वीप की तरह था, जो बाहर के नरसंहार से अस्थायी रूप से कटा हुआ था। रजिस्ट्रेशन पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि अब ब्रदर बाओ नाम का एक आदमी सब कुछ संभालता है। वह यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर हुआ करता था। कयामत आने के बाद उसने अर्थ एलिमेंट की शक्तियाँ जागृत कर ली और सबकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड दल का गठन किया। सभी निवासियों को उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के आधार पर दैनिक राशन मिलता था। अधिक अंक कमाने के लिए आपको गश्त या रसद टीम में शामिल होना पड़ता था। मैंने खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाया और फिलहाल किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता अपने माता पिता को ढूंढना था। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर की ओर भागा, लेकिन वहाँ देखा कि सुरक्षा द्वार जबरन खुला हुआ था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। ये देखकर मेरा दिल डूब गया। मैं पागलों की तरह मम्मी पापा को पुकारते हुए अंदर भागा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लिविंग रूम की मेज पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जिससे पता चलता था कि वे कई दिनों से वहाँ नहीं थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद ये एक छोटी सी राह थी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। एक अभूतपूर्व भ्रम और डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। जब मैं वहाँ सुध-बुध खोया बैठा था, तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। एक व्यंग भरी आवाज गूंजी, वाह वाह, लगता है एक छूट गया था। मैंने झटके से सिर ऊपर किया तो देखा कि दो आदमी दरवाजे का रास्ता रोके खड़े हैं। आगे वाले आदमी का सिर मुंडा हुआ था और वो मुझे साफ दुर्भावना से देख रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वह स्कॉर्पियन था, जो ब्रदर बाओ का एक छोटा गुंडा था। स्कॉर्पियन ने अपने होठ चाटे। उसकी नजर मुझ पर ऐसे थी जैसे मैं कसाई के तख्ते पर रखा कोई ताजा मांस हूं। तुम्हारे घर के मुखिया पर ब्रदर बाओ के काफी योगदान अंक उधार थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? बस बाहर निकाल दिया। इस कयामत में निकम्मों के साथ यही होता है, लेकिन तुम काफी काबिल लगे हो। अगर तुम हमारे साथ रहने और हमारे छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें यहाँ गुजारा करने देने के बारे में सोच सकते हैं। मैं कितना भूला था। सोच रहा था कि ये जगह एक सुरक्षित पनाहगाह है। पता चला कि यहाँ भी वही जंगल का कानून है। जैसे जैसे वे करीब आए, मेरा हाथ चुके से मेरे बैग की साइड पॉकेट की ओर बढ़ा। अंदर एक फलों वाला चाकू था, जिसे मैंने चमकती धार तक तेज किया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हुआ, दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज ने सब कुछ रोक दिया। रूक स्कॉर्पियन और उसके आदमी बीच में ही ठिठक गए। जब उन्होंने देखा कि वो कौन है, तो उनकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह चापलूसी भरे सम्मान ने ले ली। दरवाजे पर खड़ी महिला ने काले रंग के कॉम्बैट गियर पहने थे। उसके हाथ में एक तलवार थी, जिसकी ब्लेड पर अभी भी गहरे लाल रंग के धब्बे थे। उसके पीछे उतने ही शक्तिशाली दिखने वाले टीम के सदस्य थे। मैं उसे जानता था। ये शेन लिंग थी, गार्ड की सबसे मजबूत लड़ाकू, टुकड़ी ब्लेड की कप्तान। अफवाह थी कि उसने एक दुर्लभ मेटल टाइप की क्षमता हासिल कर ली है। उसकी ताकत अथाह थी। वो ब्रदर बाओ का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। शेन लिंग ने स्कॉर्पियन को नजरअंदाज किया और उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। उसने सपाट आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने इस मौके को लपत लिया और फौरन कहा, ये लोग मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर स्कॉर्पियन का चेहरा पीला पड़ गया और वो सफाई देने के लिए आगे बढ़ा। कैप्टन शेन, इसकी बकवास मत सुनिए। इसके माता पिता पर योगदान अंक उधार थे। हम बस संपत्ति वापस लेने आए हैं। क्या संपत्ति वापस लेने के लिए तुम दो लोगों की जरूरत है और दरवाजा रोकर खड़े होने की? शेन लिंग की आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी उसमें पूर्ण अधिकार और दबदबा था। यहाँ से दफा हो जाओ अभी। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। वह घबराहट में अपने आदमियों को भी घसीटे हुए ले गया। खतरा टलते ही मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। आगे से उस भीड़ से दूर रहना वह स्पष्ट रूप से इस मामले में और नहीं पड़ना चाहती थी। वो जाने के लिए मुड़ी, तभी मैंने उसे रोकने के लिए आवाज दी। कैप्टन शेन, क्या आपको पता है कि वे मेरे माता पिता को कहाँ ले गए हैं? उनका नाम लिमे जियांगू और वांग शुमेई है। शेन लिंग ने कुछ पल सोचा, फिर उसे कुछ याद आया। ब्रदर बाओ ने उन सभी लोगों को जिनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है और उन बुजुर्गों और दिव्यांगों को जो भारी श्रम नहीं कर सकते, नॉर्थ गेट के बाहर बनी एक पुरानी फैक्ट्री में भेज दिया है। वो इसे कुदरत को अपना फैसला लेने देना कहते हैं। मेरा दिल बैठ गया। वैसे सुनसान फैक्ट्री, न खाना न सुरक्षा, यह तो मौत का इंतजार करने जैसा ही था। शेन लिंग के जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उत्तर द्वार वाली फैक्ट्री तक पहुंचना ही था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था, लेकिन पहले मुझे ताकत की जरूरत थी। मैंने अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली और ऊर्जा के लिए उसे जल्दी से खा लिया। तभी मेरी नजर उस लोहे के पाइप पर पड़ी जिसे स्कॉर्पियन छोड़ गया था। वो जंग लगा और थोड़ा मुड़ा हुआ था। मैंने उस पर अपना हाथ रखा और उसे रिफ्रेश कर दिया। देखते ही देखते एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील का पाइप मेरे हाथ में था। लेकिन इतना काफी नहीं था। मैं रसोई की ओर भागा और मुझे अपने पिता की पुरानी आउटडोर सर्वाइवल किट मिल गई। उसके अंदर एक मिलिट्री शोवल, एक कुल्हाड़ी और एक खंजर था। वे सभी इस्तेमाल न होने के कारण कुंद पड़ चुके थे। मैंने उन तीनों हथियारों को रिफ्रेश किया, जिससे वे तुरंत बिजली की तरह तेज धार वाले हो गए। रात होते ही मैं गार्डों की शिफ्ट बदलने के दौरान
दौरान चुपके से बाहर निकल गया और खामोशी से उत्तर द्वार की ओर बढ़ गया। यह मुख्य द्वार की तुलना में बहुत अधिक उजाड़ था। वहाँ सिर्फ 2 गार्ड उबासी लेते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें सतर्क नहीं किया। इसके बजाय मैंने निगरानी कैमरों का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा। अपनी रिफ्रेश की हुई नई रस्सी का उपयोग करके मैं आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार फांद गया। दीवार के उस पार बंजर जमीन थी। दूर मुझे वो फैक्ट्री दिखाई दे रही थी जो एक शांत लोहे के देते की तरह खड़ी थी। हवा में सड़न की दुर्गंध थी। अंधेरे में कभी कभी ज़ोंबियों के गुर्राने की आवाज गूंज उठती थी। मैंने पाए को मजबूती से पकड़ा और झुककर तेजी से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं फैक्ट्री के पास पहुंचा, ज़ोंबियों की संख्या बढ़ती गई। मैं एक ढहती हुई दीवार के पीछे छिप गया। फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 1 दर्जन ज़ोंबी जमा थे जो किसी शोर की वजह से वहां खींचे चले आए थे। वे पागलों की तरह फैक्ट्री के बंद लोहे के गेट को पीट रहे थे, जबकि अंदर से दबी कुचली चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे माता पिता वहीं अंदर थे। मैं बेचैन हो उठा, लेकिन मेरे दिमाग ने चेतावनी दी कि जबरदस्ती अंदर घुसना ठीक नहीं होगा। मैंने अपने आसपास का मुआयना किया और फैक्ट्री के बगल में ऊंची खिड़कियों की एक कतार देखी जो जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर थी। शायद मैं वहां से घुस सका। फैसला लेते ही मैं हरकत में आ गया। मैंने एक पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से दूर खड़ी एक पुरानी कार की ओर फेंका। वो शीशे से टकराया और एक जोरदार दरार की आवाज हुई। उम्मीद के मुताबिक गेट पर खड़े ज़ोंबी उस तरफ आकर्षित हुए और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। मौका पाकर मैं फैक्ट्री की दीवार की तरफ भागा। मैंने अपने बैग से एक रस्सी निकाली जिसके एक सिरे पर चढ़ने वाला कांटा बंधा था। मैंने उसे जोर से घुमाकर फेंका। कांटा खिड़की की चौखट में मजबूती से फंस गया। मैंने एक गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। खिड़की से अंदर कूदकर मैंने फैक्ट्री के फर्श पर रोल किया। वो एक विशाल प्रोडक्शन फ्लोर था जो जंग लगी मशीनों और बिखरे हुए पुर्जों से भरा था। टूटी हुई छत से चांदनी की हल्की किरणें छनकर आ रही थी। वर्कशॉप के दूसरे छोर से सुबकने और बहस करने की दबी हुई आवाजें आईं। मैं सावधानी से आवाजों का पीछा करने लगा। फेंकी गई मशीनों से घिरे एक कोने में मैंने दर्जनों जीवित बचे लोगों को देखा, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे। मैंने तुरंत उनके बीच अपने माता पिता को पहचान लिया। वे कोने में दुबके हुए थे। मेरी माँ अपने घुटनों को पकड़कर चुपचाप रो रही थी, जबकि मेरे पिता ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था और उन्हें सांत्वना दे रहे थे। मेरे आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर सब चौंक गए और सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरे माता पिता का सिर झटके से ऊपर उठा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे सदमे से बदलकर शुद्ध खुशी में बदल गए। मेरी माँ चिल्लाई और दौड़कर मेरी ओर आई। कयामत के इस दौर में हमारा 3 लोगों का परिवार एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ा। मिलन की इस खुशी ने सारे डर और चिंता को धो दिया। लेकिन जल्द ही एक कड़क आवाज ने उस भावुक पल को चकनाचूर कर दिया। ओए, तुम कहाँ से आए? एक चेहरे पर निशान वाला स्कार फेस्ड आदमी आगे आया, जिसके पीछे कई हटे कटे युवक थे। साफ था कि यहाँ का नेता वही था। उसकी लालची नजरें मेरे कंधों पर टंगे भारी बैग पर टिकी थी। हिम्मत तो है तुझमें बचे, यहाँ तक अकेले पहुंच गए। इस बैग में क्या है? इसे खोलो, जरा हम भी देखें। मैं अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया और ठंडी नजरों से उसे घूरने लगा। ये मेरा है। तेरा? स्कार उपहास से हंसा। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, सब मेरा है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो बैग मेरे हवाले कर दो, वरना। उसने अपनी माचिस लहराई। धमकी साफ थी। उसके गुंडे शिकारी की तरह मुझे घेरते हुए पीछे से करीब आ गए। इन लोगों द्वारा यहाँ खदेड़े गए बुजुर्ग और कमजोर लोग खामोश गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन वे सिर्फ दया भरी नजरों से देख सकते थे। ये देखकर मेरे पिता ने मुझे अपने पीछे खींच लिया और स्कार को देखकर एक मजबूर मुस्कान दी। साहब, मेरा बेटा अभी नासमझ है। उसके बैग में बस थोड़ा सा खाना है, आप सब ले लीजिए, बस उसे चोट मत पहुंचाना। बहुत देर हो चुकी है, स्कार ने घृणा से कहा। अब मुझे सिर्फ बैग नहीं, इसकी जान चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, स्कार मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक औंधी। पीछे हटने के बजाय मैं आगे बढ़ा। मेरा स्टील का पाइप एक सटी कोण पर घूमा और सीधे उसकी कलाई पे जा लगा। एक जोरदार चखने की आवाज गूंजी। स्कार की कलाई एक डरावने कोण पर मुड़ गई थी। सब सुन रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये दुबला पतला दिखने वाला लड़का पलटकर हमला करेगा। दर्द के मारे स्कार पसीने पसीने हो गया। उसका चेहरा विकृत हो गया और वो दहाड़ा, तूने मुझे मारा, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, मैं इसे मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगा। गुंडे होश में आए और चिल्लाते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपना बैग माता पिता की ओर फेंका और बचाव के लिए पाइप उठा लिया। एक गुंडे ने मुझ पर लकड़ी का डंडा चलाया। मैं तरफ झुका और अपनी कलाई घुमाई। मेरे पाइप का दूसरा सिरा सीधे उसके जांघ के बीच लगा। वो तुरंत चीखा और दोहरा होकर गिर पड़ा। मेरी कोई भी हरकत बेकार नहीं जा रही थी। हर वार सीधे उनके नाजुक जोड़ों पर पड़ रहा था। खुद को बचाने के लिए उतना काफी था। उन्हें जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो था मेरा अंतहीन सेमिना दमखम। 2 लोगों को ढेर करने के बाद बाकी गुंडे बुरी तरह डर गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्कारफेस अपनी टूटी कलाई थामे सदमे और गुस्से से मुझे देख रहा था। कौन हो तुम? क्या तुम भी कोई एबिलिटी यूजर वाले हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपनी बर्फीली नजरों से घूरता रहा। कयामत के इन महीनों में मैंने जो भी दुख झेला था वह इस समय शुद्ध क्रोध बनकर धधक उठा था। जाओ यहाँ से वरना मरो। मेरी इस बेरहमी ने सबको दंग कर दिया। स्कारफेस के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने खतरनाक इंसान से भिड़ जाएगा। लेकिन जब यह गतिरोध चल ही रहा था तभी अचानक फैक्ट्री का लोहे का गेट एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ गूंज उठा। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ये सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। बाहर के जो भी गेट को तोड़ रहे थे, क्या हो रहा है? ये जो भी अचानक पागल क्यों हो गए? डर जंगल की आग की तरह फैल गया। स्कारफेस के पास अब इन सब के लिए समय नहीं था। वो अपने गुंडों के साथ मिलकर अपने शरीर और कचरे के ढेर से मुड़ते हुए गेट को सहारा देने लगा। लेकिन जोम्बी बहुत ज्यादा थे। टक्करों की वजह से गेट बुरी तरह पिचक गया था और उसकी कुंडी तनाव के कारण चरमरा रही थी, जो किसी भी पल टूटने वाली थी। हर कोई निराशा में डूब गया। मेरे माता पिता डर के मारे कांप रहे थे और मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे। मैंने एक नजर डाली। वह एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट था। मेरे मन में एक साहसी विचार आया। फिर स्टील का पाइप थमे हुए सबकी हैरान नजरों के
के बीच मैं गेट की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? अपनी जान गवा बैठोगे? गेट को सहारा देने वाले गुंडों में से एक मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसे अनसुना कर दिया और अपनी हथेली सीधे उस ठंडी जंग लगी धातु पर रख दी। फिर जब सब अविश्वास से देख रहे थे, एक चमत्कार हुआ। वह पिचा चुका टूटा फूटा लोहे का गेट जैसे समय खुद पीछे मुड़ गया हो, धीरे धीरे चिकना होने लगा, यहाँ तक कि उसका मुड़ा हुआ फ्रेम भी सीधा हो गया। महज कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक चमकता हुआ स्टील का दरवाजा खड़ा था। जोम्बियों के हमलों के बावजूद दरवाजा मजबूती से टिका रहा और अब सिर्फ धीमी आवाजें आ रही थी। पूरी वर्कशॉप में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई मुझे बहुत चका होकर देख रहा था। स्कारफेस का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी टूटी कलाई का दर्द भी भूल गया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा, तुम्हारी क्षति रिपेयर करना है। मैंने उसे सफाई देना जरूरी नहीं समझा। मैंने अपना हाथ हटाया और उसे ठंडी नजरों से देखा। कयामत की इस दुनिया में ताकत ही एकमात्र सिक्का है जो मायने रखता है। अभी अभी दिखाई गई मेरी बेरहमी और इस चमत्कारी प्रदर्शन ने स्कारफेस के हौसले पूरी तरह तोड़ दिए थे। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ गहरी रूह कंपा देने वाली दहशत। बड़े भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। आप जैसे बड़े कद के इंसान, कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस अपने माता पिता के पास चलकर गया। मेरी माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में मिली जुली भावनाएं थी, गर्व, चिंता और कुछ ऐसा जैसे वो मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें ढांढस बंधाया। माँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर उस बड़े से बैग से मैंने सेल्फ हीटिंग चावल, एक सॉसेस और पानी की एक बोतल निकाली। मैंने उन्हें थमा दिया। मम्मी, पापा पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। वे जीवित बचे लोग जो न जाने कब से भूखे थे, मेरे माता पिता के हाथों में खाने को देकर जोर जोर से थूक गटकने लगे। उनकी आंखें हताश भूख से भरी हुई थी। स्कारफेस और उसके साथी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। एक ऐसी कयामत में जहाँ भोजन सोने से भी ज्यादा कीमती था, मेरी इस सहज प्रचुरता ने उन्हें गेट ही करने से भी ज्यादा हैरान कर दिया। जब मेरा काम हो गया तो मैं वापस स्कारफेस की ओर मुड़ा। आज से, मैंने कहा, ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर किसी ने इसे साफ सुना। स्कारफेस का चेहरा थोड़ा सा कांपा और अंत में उसने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। फैक्ट्री के इस गढ़ पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। मेरी अपार शक्ति और अंतहीन रसद के सामने स्कारफेस का छोटा मोटा अधिकार तुरंत ढह गया। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। कयामत के इस दौर में लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और जॉम्बी की सफाई पर लगा दिया, जबकि भोजन और रसद का प्रबंधन मैंने खुद संभाला। हर दिन मैं खुद को एक निजी कमरे में बंद कर लेता, ये दिखावा करते हुए कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, जबकि असल में मैं जितनी तेजी से हो सके भोजन तैयार कर रहा था। एक बार जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो गई तो सबके सामने ताजा रसद के एक के बाद एक रेट दिखाई देने लगे। तब तक हर कोई मुझे शुद्ध श्रद्धा और विस्मय की नजरों से देखने लगा था। उन सबको लगा कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं भारी मात्रा में सामान कहीं छिपा कर रख सकता हूँ। भरपूर भोजन और सुरक्षित छत मिलने से जीवित बचे लोगों में धीरे धीरे जान लौटने लगी। मेरे प्रबंधन में वह पूरी सुनसान फैक्ट्री सुव्यवस्थित हो गई। मम्मी और पापा मेरे दाहिने हाथ बन गए, जो लोगों को संभालने और रसद बांटने में मेरी मदद करते थे। दूसरों के बीच उन्हें अपना सम्मान और गर्व वापस मिल गया था। सब कुछ ठीक हो रहा था। फिर भी एक बात मुझे खटक रही थी और वे था ब्लू बे कम्युनिटी। उस प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ ने मेरे माता पिता जैसे असहाय बुजुर्गों को मरने के लिए बाहर निकाल दिया था। मुझे देर सबेर उससे वो हिसाब चुकता करना ही था। इसके अलावा ब्लू बे की सुरक्षा और रहने की स्थिति इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी। मैं अपने माता पिता और उन सभी को जो मेरे साथ खड़े थे एक असली घर देना चाहता था। अब वापस जाकर बाओ से निपटने का समय आ गया था। एक हफ्ते बाद मैंने सारी तैयारियां पूरी कर ली। मैंने फैक्ट्री में मिले कई पुराने स्कूटरों पर अपनी रेस्टोरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे वे पूरी तरह चार्ज और नए जैसे हो गए। मैंने दर्जनों नए सुरक्षात्मक सूट, हेलमेट और स्टील के जूते भी तैयार किए। हथियारों के लिए स्टील पाइप और कुल्हाड़ियों के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का लोहा लेकर नुकीले भाले बनवाए। जहाँ तक स्कारफेस और उसके खास आदमियों की बात थी, वे अब मेरे प्रति पूरी तरह वफादार थे। मैंने उन्हें भोजन और सुरक्षा दी थी, जो इस कयामत में जीवन दान देने जैसा था। मैंने स्कारफेस सहित 20 सबसे मजबूत सदस्यों को चुना। निकलने से पहले मैंने अपनी टीम को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम वो वापस लेने जा रहे हैं जो हमारा है। ब्लू बे की दीवारें मजबूत हैं और वहाँ घर आरामदायक है। हम वहाँ एक वास्तव में सुरक्षित घर बनाएंगे। जो मेरे साथ है, गाड़ी में बैठो। किसी ने संकोच नहीं किया। मेरी काबिलियत देखने के बाद वे मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। 20 वाहनों का एक काफिला पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की ओर चल पड़ा। जब हम उतर द्वार पर पहुंचे तो दीवार पर मौजूद गार्डों ने हमें देख लिया। हमारे हथियारों से लैस समूह को देखकर वे सन्न रह गए। स्कारफेस, क्या उन्होंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला था? तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? स्कारफेस अब मेरा वफादार आदमी था। वो सीना तान कर खड़ा हुआ और जोर से जवाब दिया, हम यहाँ ब्रदर बाओ से बिजनेस की बात करने आए हैं। बिजनेस? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। मैं कार से बाहर निकला, आगे बढ़ा और शांति से कहा, जाओ और ब्रदर बाओ से कहो लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे समूह के केंद्र में देकर वो समझ गया कि मेरा कोई वजूद है। थोड़ी देर बाद उसने अपने रेडियो पर सूचना दी, जल्द ही उतर द्वार खुला। ब्रदर बाओ अपने बड़े दल के साथ बाहर आया, जिसमें गार्ड दस्ते की पूर्व कप्तान शेन लिंग भी शामिल थी। ब्रदर बाओ 40 की उम्र का एक भारी शरीर वाला आदमी था, जिसकी आंखों में चालाकी और अहंकार था। जब उसने हमारे समूह को देखा, खासकर हमारे नए उपकरण और शानदार हुलिया, तो उसकी आंखों में हैरानी और लालच चमक उठा। वाह वाह, छोटे भाई लिन फैन, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ जैकपॉट लग गया तुम्हारा? ब्रदर बाओ, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। मैं अपने लोगों को ब्लू बे में ले जाना चाहता हूँ। ब्रदर बाओ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने दुनिया की सबसे मजेदार बात सुनी हो, और वो जोर जोर से हंसने लगा। छोटे भाई, होश में तो हो? ब्लू बे के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? इसके दम
पर मैंने चुटकी बजाई, मेरे पीछे से स्कारफेस एक क्रेट लेकर आया। जब उसे खोला गया तो अंदर कंप्रेस्ड बिस्किट का पूरा डिब्बा था। ब्रदर बाओ की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसके पीछे खड़े गार्डों की सांसें थम गईं। हालांकि ब्लू बे की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन ज्यादा लोगों का मतलब था ज्यादा खपत। वहाँ हमेशा भोजन की कमी रहती थी। उनका दैनिक राशन बमुश्किल काले ब्रेड का एक टुकड़ा था। तुम्हें ये सब खाना कहाँ से मिला? ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। मुझे बस एक जवाब चाहिए, क्या हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं? ब्रदर बाओ की आंखें नाचने लगी। तुम किस तरह के सहयोग का प्रस्ताव दे रहे हो? सीधी सी बात है, मेरे लोग यहाँ रहेंगे, हम भोजन का हिस्सा देंगे, तुम सुरक्षा संभालोगे, हम इस जगह को मिलकर चलाएंगे। ये सुनते ही ब्रदर बाओ का चेहरा काला पड़ गया। छोटे भाई, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, ब्रदर बाओ ने कहा। मैं इस बेस का लीडर हूँ, मैं अपनी सत्ता किसी अनजान लड़के के साथ बराबरी पर कैसे बांट सकता हूँ? मेरी यही शर्तें हैं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम लड़कर अंदर घुसेंगे। लड़कर अंदर घुसोगे? हाँ, सिर्फ तुम 20 लोग। ब्रदर बाओ दहाड़ा शेनलिंग। उसके आदेश पर शेनलिंग और उसके पीछे मौजूद ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़े। माहौल में तुरंत एक जानलेवा तनाव फैल गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे का तुरुप का पता था। उसका हर सदस्य युद्ध में तपा हुआ एक एबिलिटी यूजर था। मेरे आदमी तुरंत सतर्क हो गए, पर मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने शेनलिंग की ओर देखा, उस महिला की ओर जिसने कभी मेरी मदद की थी। वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे? शेनलिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड है। जबरदस्ती अंदर घुसना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात एक दोस्ताना चेतावनी थी। ब्रदर बाओ विजयी मुस्कान के साथ बोला, सुना तुमने? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, अपना सारा खाना मेरे हवाले कर दो। तुम्हें शायद तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को यहाँ साधारण निवासियों की तरह रहने देने पर विचार करूं। रही बात तुम्हारे इन आदमियों की, तो इन्हें वहीं वापस भेज दो जहाँ से ये आए हैं। ये था उसका जवाब। मेरी सारी रसद छीन लेना और मेरे आदमियों को ठिकाने लगा देना। कितनी चाल थी। मैं मुस्कुराया। लगा जैसे अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे परिसर की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर इशारा किया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, वरना मैं उस इमारत को गायब कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाकों की आवाज गूंजी। ब्रदर बाओ इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेनलिंग, सुना तुमने? ये पूरे साल की सबसे मजेदार बात है। लेकिन शेनलिंग नहीं हंसी, वो बस मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखें बेहद गंभीर थी। उसे एहसास हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, और मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा था। अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटाकर मैंने एक गिनती शुरू की। ब्रदर बाओ के चेहरे की मुस्कान जम गई। सबकी हंसी थम गई। वे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह 30 मंजिला इमारत ब्लू बे कॉम्प्लेक्स की पहचान थी और ज्यादातर गार्डों के परिवारों का घर थी। जैसे ही मैं एक पर पहुंचा, ब्रदर बाओ आखिरकार दहाड़ा, अपनी ये नौटंकी बंद करो, इसे पकड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गिनती पूरी होते ही मैंने अपनी शक्ति को खुला छोड़ दिया। इस बार मेरा लक्ष्य पहुंच के भीतर की कोई चीज नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी शक्ति की सीमा को उसकी मैक्सिमम रेंज तक धकेल दिया। मैंने 100 गज दूर उस विशाल इमारत पर निशाना साधा और मन में सोचा, रिफ्रेश। पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। सैकड़ों खौफनाक आंखों के सामने वो 30 मंजिला गगनचुंबी इमारत किसी खराब टीवी सिग्नल की तरह टिमटिमाने लगी। उसकी रूपरेखा धुंधली होने लगी और फीकी पड़ गई। महज एक सेकंड में वो इमारत और उसके अंदर मौजूद हर चीज हवा में गायब हो गई। वहाँ सिर्फ एक खाली नींव बची थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। सबके चेहरे पथरा गए। वे सदमे और अथनीय आतंक से सुन्न रह गए। ब्रदर बाओ के आदमी पूरी तरह टूट गए। वे अपने हथियार फेंकर चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे, जैसे कयामत से बचकर भाग रहे हो। ब्रदर बाओ खुद जमीन पर ढेर हो गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था और होठ कांप रहे थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी 200 आदमियों की प्रिय गार्ड यूनिट पल भर में तितर बितर हो गई। शेनलिंग और उसके पीछे मौजूद ब्लेड स्क्वाड के हौसले नहीं टूटे थे, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ सदमा और खौफ था। अपनी तलवार थामे हुए शेनलिंग का हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसने मुझे देखा। उसकी नजर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब किसी काबिल सर्वाइवर को नहीं, बल्कि धरती पर चलते फिरते एक भगवान को देख रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर लाचार पड़े ब्रदर बाओ के पास चलकर गया। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। उसका शरीर पति की तरह कांप रहा था। अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूँ? ब्रदर बाओ ने पागलों की तरह सिर हिलाया और रास्ता छोड़ने के लिए घिसते हुए एक तरफ हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज किया। अपने पीछे खड़े स्कारफेस और अन्य लोगों की ओर मुड़ा, जो उतने ही हैरान थे, और कहा, शहर के अंदर चलो। तभी मेरी टीम अपनी सुध बुद्ध से बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। वे जानते थे कि उनका लीडर ताकतवर है, लेकिन उन्होंने कभी इस सदर की शक्ति की कल्पना नहीं की थी। एक पूरी इमारत को मिटा देना, ये किस तरह की शक्ति थी? ऐसे लीडर के साथ रहते हुए कयामत में जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा काफिला सबकी विस्मय भरी नजरों के बीच ब्लू बे रेजिडेंस के अंदर दाखिल हुआ। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारा रास्ता रोके। शेनलिंग और उसका ब्लेड स्क्वाड खामोशी से हमारे पीछे चल रहे थे, जैसे वे हमें सुरक्षा दे रहे हो। मैं जानता था कि उस दिन के बाद से ब्लू बे रेजिडेंस का एक नया मालिक था। ब्लू बे में बसने के बाद मैंने सबसे पहले हिसाब चुका किया। ब्रदर बाओ और उसके उन मुख्य गुंडों को जिन्होंने डर के दम पर राज किया था, कैद कर लिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने बस उनकी शक्तियां छीन ली। विकसित होने के बाद मेरी रिफ्रेश करने की शक्ति अब जीवित चीजों पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी व्यक्ति के शरीर को रिफ्रेश कर सकता था, जिससे वे पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते थे, और स्वाभाविक रूप से मैं उनके अंदर के पावर कोर को भी रिफ्रेश कर सकता था, जिससे वो शक्ति जागृत होने से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाती थी। जब ब्रदर बाओ एक पृथ्वी तत्व उपयोगकर्ता से एक असहाय अधिक वजन वाले साधारण आदमी में बदल गया, तो वह पूरी तरह टूट गया। जहाँ तक शेनलिंग और उसके ब्लेड स्क्वाड की बात थी, मैंने उन्हें अपने पक्ष में करने का फैसला किया। वे असली लड़ाके थे। उनमें अभी भी जमीर बाकी था, जो कयामत के इस दौर में मिलना दुर्लभ था। शेनलिंग के ठीक सामने मैंने युद्ध के कारण कुंद पड़ चुकी एक आंग तलवार को रिफ्रेश किया, फिर एंटीबायोटिक्स के एक डिब्बे को रिफ्रेश
रिफ्रेश किया जो एक्सपायर होने वाले थे और उन्हें बिल्कुल नई दवाओं में बदल दिया। शेनलिंग ये सब देखती रही और आखिरकार समझ गई मेरी क्षति स्पेशल स्टोरेज नहीं थी और न ही ये सिर्फ मरम्मत थी या कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लगभग प्रकृति के किसी नियम जैसा। एक ऐसी क्षति जो इतनी गहरी थी कि उसने मौलिक नियमों को ही छू लिया था। वो काफी देर तक चुप रही, फिर अंत में मेरे सामने झुक गई। ब्लेड स्क्वाड, आज से हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। ब्लेड स्क्वाड के साथ होने से अब ब्लू बे रेजिडेंस पर मेरा वास्तविक नियंत्रण था। मैंने नए नियम बनाए, हर किसी को चाहे उसके पास क्षति हो या ना हो काम करने पर भोजन मिलता था। अपनी अंतहीन रसद के साथ मैंने जल्दी ही उनका दिल जीत लिया। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सभी उपद्रवियों को बाहर निकाल दिया था। मेरे प्रबंधन में ब्लू बे पूरी तरह से बदल चुका था, समृद्ध और जीवंत। मेरे माता पिता की आंखों में मेरे लिए गर्व और संतोष था। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी क्षति असल में क्या थी। वे बस इतना जानते थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और वो ऐसा इंसान बन गया है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। जब बेस सुचारू रूप से चलने लगा तो मैं कुछ गहरा सोचने लगा। मेरी क्षति की सीमाएं आखिर क्या थी? मैंने इंस्टेंट नूडल्स को रिफ्रेश किया था, मैंने पूरी इमारतों को रिफ्रेश किया था, तो क्या मैं एक जीवित व्यक्ति को रिफ्रेश कर सकता था? मुझे एक गार्ड मिला जिसे युद्ध में जोम्बी ने खरोच दिया था और वो जोम्बी में बदलना शुरू हो चुका था। हर कोई सोच रहा था कि उसे बचाना नामुमकिन है। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक नरम सफेद रोशनी ने गार्ड को घेर लिया। उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसके शरीर में हो रहे म्यूटेशन साफ तौर पर पीछे हटने लगे। मैंने उसके घाव को गायब होते देखा और अपने सीने में एक लहर सी उठती महसूस की। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसके शरीर को संक्रमण से पहले वाली मूल स्थिति में बहाल कर दिया था। इसका मतलब था कि जोम्बी वायरस अब मौत की सजा नहीं था। इस खोज ने मुझे एक पूरी इमारत को रिफ्रेश करने से भी ज्यादा रोमांचित कर दिया। अगर मैं जोम्बी वायरस का इलाज कर सकता था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मैं और अधिक लोगों को बचा सकता था? शायद इस कयामत को खत्म भी कर सकता था। मेरे मन में चुके से एक भव्य योजना आकार लेने लगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ व्यक्तिगत हिसाब चुका करने थे। मैंने शेनलिंग को बुलाया और पूछा कि क्या लाइहू नामक जीवित बचे लोगों के समूह की कोई खबर? वही समूह जिसमें चेन यान, वो डी रैंक का आग को नियंत्रित करने वाला और मेरी पूर्व प्रेमिका लियू रुयान थे। शेनलिंग ने नक्शा निकाला और पूर्वी जिले के एक बड़े सुपरमार्केट की ओर इशारा किया। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। वे पूर्व में सबसे बड़ा गुट है। उनके नेता का नाम चेन यान है, एक चोटी का डी रैंक क्लेम मैनिपुलेटर। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक थी। चलो कल अपने पड़ोसी से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं केवल शेनलिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ ले गया। हम एक बकरबंद ऑफ-रोडर गाड़ी में गए जिसे मैंने अपग्रेड किया था और सीधे उस बड़े सुपरमार्केट तक पहुंच गए। उस जगह को एक मजबूत किले में बदल दिया गया था। दीवारों पर सशस्त्र गार्ड तैनात थे। हमारे आगमन ने उन्हें तुरंत चौकन्ना कर दिया। अपना नाम बताओ। शेनलिंग बाहर झुकी और चिल्लाई, लान बे बेस से लिनफेन, यहाँ ब्लेज बेस के नेता चेन यान से मिलने आए हैं। दीवार पर मौजूद लोगों ने निश्चित रूप से मेरे बारे में नहीं सुना था, लेकिन वे लान बे बेस को जानते थे। कुछ ही देर में सुपरमार्केट का मुख्य द्वार खुल गया। लाल चमड़े की जैकेट पहने एक आदमी बाहर आया। उसके पीछे लियू रुयान थी जो मुस्कुरा रही थी और उसकी चापलूसी कर रही थी। कई महीने बीत चुके थे। लियू रुयान काफी ठाठ से रह रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वह ठिठक गई। फिर उसका चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भर गया। वाह वाह, तो ये लिनफेन है? बाहर गुजारा नहीं हो पाया क्या? यहाँ ब्लेज बेस से मदद की भीख मांगने आए हो? वह शायद अभी यही सोच रही थी कि मैं वही दयनीय हारा हुआ इंसान हूँ जिसे उसकी सुरक्षा की जरूरत है। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसकी नजर मेरे पीछे शेनलिंग और ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी। उसकी आंखों में थोड़ी सी सतर्कता आई, लेकिन ज्यादातर वो बेअसर दिखा। लान बे बेस, कभी नाम नहीं सुना। हम मुफ्त खूरों को पनाह नहीं देते। चूंकि हम सब यहाँ जीवित बचे लोग हैं, अपनी गाड़ी और रसद यहीं छोड़ दो और चलते बनो। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसके मन में उसकी निम्न स्तर की आग की क्षतियों ने उसे अजय बना दिया था। लियू रुयान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सुना तुमने लिनफेन? पुराने समय के खातिर मैं तुम्हें बता रही हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारी जो अभी हालत है, तुम चेन यान के जूतों की चमक के लायक भी नहीं हो। मैंने उसका घमंडी चेहरा देखा और अचानक हंस पड़ा। लियू रुयान, याद है वो इंस्टेंट नूडल का खाली कप जो तुमने मुझ पर फेंका था? लियू रुयान ठिठक गई, ये सोचकर कि मैंने ये बात क्यों उठाई। कौन सा नूडल कप? मुझे याद नहीं। दफा हो जाओ, तुम रास्ते में आ रहे हो। मैंने आंखें बर्फीली हो गईं। शायद तुम्हें याद न हो, पर मुझे याद है। आज मैं यहाँ तुम्हें इसे खिलाने आया हूँ। लियू रुयान ने ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुना हो। मेरी ओर इशारा करते हुए वह ठहाके मारकर हंस पड़ी। लिनफेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे नूडल कप खिलाओगे? तुम्हें ये हक किसने दिया? चेन यान ने उपहास के साथ अपनी बाहें सिकोड़ ली। बड़े साहसी शब्द है बचे। लगता है अगर हम तुम्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो तुम्हें मौत शब्द लिखना भी नहीं आएगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसकी हथेली में एक धधती हुई फायरबॉल बन गई जिससे भीषण गर्मी निकल रही थी। ब्लेड स्क्वाड के सदस्यों ने तुरंत रक्षात्मक मुद्राएं बना ली। केवल शेनलिंग और मैं स्थिर खड़े रहे। मैंने उसके हाथ में आग की गेंद को देखा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? दयनीय। मेरे बोलते ही मैंने अपना हाथ उठाया। चेन यान की हथेली में जलती हुई आग की गेंद हवा के झोंके में मोमबत्ती की तरह बुझ गई। एक हल्की पफ की आवाज के साथ वह हवा में गायब हो गई। चेन यान के चेहरे की घमंडी मुस्कान तुरंत जम गई। वह अविश्वास से अपनी खाली हथेली को घूरने लगा। क्या हुआ? मेरी आग कहाँ गई? उसने फिर से अपनी शक्ति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करता एक चिंगारी तक नहीं सुलगी। उसकी प्रिय डी रैंक की आग को नियंत्रित करने वाली शक्ति जा चुकी थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? चेन यान ने डर के मारे चिल्लाते हुए मेरी ओर इशारा किया। उसकी आवाज फटी जा रही थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस लियू रुयान की ओर मुड़ा जो डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। अब तुम्हें दिखा कि मुझे ये हक किसने दिया। लियू रुयान के होठ कांप रहे थे। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से उस खौफनाक आग की शक्ति को मेरे सामने खामोशी से दम तोड़ते देखा था। डर के कारण वह एक वाक्य तक नहीं बोल पा रही थी। शेनलिंग ने उसे आलू की बोरी की तरह मेरे सामने पटक दिया और उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पे आंसू और
आंख बह रही थी और वो रहम की भीख मांग रही थी। मैंने इस दयनीय नजारे को बिना किसी भावना के देखा। मैंने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये वही कुचला हुआ ब्रेज बीफ इंस्टेंट नूडल का था जिसे उसने पहले मुझ पर फेंका था। मैंने इसे इतने समय तक अपने पास रखा था। मेरे हाथ में मौजूद वो खाली कंटेनर तुरंत रिफ्रेश होकर नूडल्स के एक बिल्कुल नए कप में बदल गया। मैंने उसकी पैकिंग फाड़ी, नूडल्स और मसाले के पैकेट बाहर फेंक दिए और केवल खाली कागज का कटोरा बचा रहने दिया। मैंने उसे लियू रुयान के सामने रख दिया। लियू रुयान जमीन पर पड़े उस खाली कटोरे को घूरने लगी। उसका चेहरा लाश से भी ज्यादा पीला था। उसे पता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कांपते हाथों से उसने कागज का कटोरा उठाया। सबकी नजरों के सामने उसे वो खाने पर मजबूर होना पड़ा। चेन यान ने ये सब देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने किस भयानक इंसान से पंगा लिया है। उसके पैर जवाब दे गए और वो भी घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बस खामोशी से लियू रुआन को देखा रहा जब तक कि वह उस कागज के कटोरे और रैपर को पूरा निगल नहीं गई। ली हो बेस का पतन मेरी उम्मीद से भी आसान था। अपने नेता की शक्तियों के छिन जाने और मेरे तरीकों से डरे हुए उन लोगों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने दोनों बेस का विलय कर दिया और ब्लू बे बेस शहर के पूर्वी हिस्से का सबसे शक्तिशाली उत्तरजीवी समूह बन गया। लियू रुयान से निपटने के बाद मैंने अपनी पूरी ऊर्जा बेस के विकास और अलौकिक शक्तियों के शोध में लगा दी। एक बार जब ये बात फैल जाएगी कि मैं ज़ोंबी वायरस का इलाज कर सकता हूँ तो ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जब तक मेरे पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं हो जाती, मुझे ये रहस्य गुप्त रखना होगा। मैंने अपने माता पिता द्वारा संचालित एक गुप्त मेडिकल लैब की स्थापना की, विशेष रूप से उन संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिस किसी को भी मैंने ठीक किया वो मेरा अत्यंत आभारी हो गया और मेरा सबसे वफादार अनुयायी बन गया। मेरा प्रभाव बढ़ता गया। इस दौरान मेरा सामना अन्य जीवित बचे गुटों से भी हुआ। दोस्तों को मैंने रसद और सहायता की पेशकश की और दुश्मनों के प्रति मैंने कोई दया नहीं दिखाई। लीन फैन का नाम धीरे धीरे एक किंवदंती लेजेंड बन गया। कुछ लोग मुझे मुक्ति का मसीहा कहते थे जबकि अन्य मुझे विनाश का दानव। लेकिन वे चाहे जो भी कहें, वे एक तथ्य से इनकार नहीं कर सकते थे। मैं इस कयामत की दुनिया के शिखर पर खड़ा था। कयामत का 5वां वर्ष। ब्लू बे बेस अब 1 लाख की आबादी वाले महानगर मेगा सिटी में बदल चुका था। हमारे पास एक व्यापक रक्षा प्रणाली, आत्मनिर्भर कृषि और बहाल सामाजिक व्यवस्था थी। यहाँ लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे और मैं इस शहर के निर्माता और रक्षक के रूप में शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। मेरा अधिकांश समय शहर के केंद्र में सबसे ऊंचे टावर के शीर्ष पर बीता था, जहाँ से मैं उस शहर को देखता था जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरी क्षतियां भी पहचान से परे बढ़ गई थी। अब मुझे अपनी दृष्टि के भीतर की हर चीज को रिफ्रेश करने के लिए शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं थी। मैं बंजर भूमि को रिफ्रेश करके उसे उपजाऊ बना सकता था। मैं दूषित पानी को रिफ्रेश करके शुद्ध बना सकता था। मेरी शक्ति एक सच्चे ईश्वर के करीब पहुंच रही थी। शेन लिंग अब होप सिटी की सर्वोच्च कमांडर थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी और ताजा गतिविधियों की रिपोर्ट दे रही थी। मेरे प्रभु, पश्चिम से जोम्बियों का विशाल झुंड बढ़ रहा है। उनके साथ एक बुद्धिमान एस्लास म्यूटेटेड जोम्बी भी है। एस्लास जोम्बी कयामत के दौर की अंतिम तबाही माने जाते थे। उनमें से हर एक में पूरे शहर को तबाह करने की शक्ति थी। उन शब्दों को सुनते ही मेरी नजरों ने दूर तक का फासला चीर दिया। मैंने करोड़ों जोम्बियों का वह काला सैलाब देखा जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया था और उस सैलाब के केंद्र में हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक एस्लास जोम्बी किसी सम्राट की तरह विराजमान था। उसे भी मेरे देखने का एहसास हुआ। उसकी खून जैसी लाल आंखें बीच हवा में मेरी आंखों से टकराई। एक भयानक साइकिक प्रेशर 100 मील का सफर तय कर सीधे मुझसे टकराया। शेन लिंग के गले से करार निकली और उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने बस अपना हाथ हवा में लहराया और वो दबाव धुएं की तरह गायब हो गया। तैयार हो? शेन लिंग ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें स्थिर थी। होप सिटी अंततः आपके साथ खड़ी है। मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। नहीं, हम मरेंगे नहीं। मैं उसकी ओर मुड़ा और फिर इस शहर के हर निवासी की ओर। ये कयामत अब यही खत्म होती है। मैं अकेला होप सिटी से बाहर निकला। शहर की दीवार के ऊपर खड़ा होकर मैंने जोम्बियों के उस सैलाब का सामना किया जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने के लिए तैयार लग रहा था। शहर के अंदर 1 लाख नागरिक विशाल स्क्रीन पर मुझे देख रहे थे। वे घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें मुझ पर भरोसा था। एस्लास जोम्बी की दहाड़ उनकी रूह को चीरती हुई महसूस हुई। उसने झुंड को अंतिम हमले का आदेश दिया। धीरे धीरे मैंने अपने हाथ उठाए जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने जा रहा हूँ। हर किसी ने सोचा कि मैं कोई दुनिया हिला देने वाला हमला करने वाला हूँ, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर मारने का कोई भाव नहीं था, केवल दया का एक अंश था। मेरी शक्ति कभी विनाश के लिए नहीं थी, ये पुनर्जन्म रीबर्थ के लिए थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति को मुक्त कर दिया। कुछ भी शेष नहीं रखा। मेरा लक्ष्य कोई एक जोम्बी या कोई एक इलाका नहीं था। मेरा लक्ष्य ये जख्मी, टूटा हुआ और मरता हुआ संसार था। समय जैसे थम गया। शब्दों से परे एक प्रकाश, कोमल फिर भी अनंत सफेद रोशनी मुझसे फूट पड़ी जो पूरी दुनिया में फैल गई। जहाँ जहाँ वे रोशनी पहुंची, पागल हो चुके जो भी अपनी जगह पर रुक गए। उनका सड़ता हुआ मांस ठीक होने लगा। उनकी धुंधली आंखें साफ हो गई। उनकी आंखों की हिंसा और खून की प्यास की जगह भ्रम और मानवता ने ले ली। वह रोशनी पूरी धरती पर दौड़ गई। फटी हुई प्यासी जमीन से हरी घास उड़ पड़ी। आसमान की स्लेटी धुंध छंट गई और वो नीला आसमान दिखाई देने लगा जिसे उन्होंने युगों से नहीं देखा था। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस्लास जोम्बी दहशत से देखता रहा कि उसका शरीर कैसे बदल रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की लेकिन उसे रोक नहीं सका। ये संसार की उत्पत्ति से जुड़ी एक मौलिक शक्ति थी। आखिरकार उसने भी मानव रूप प्राप्त कर लिया और सुन्न होकर अपने ही हाथों को देखने लगा। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी। वायरस से संक्रमित हर व्यक्ति सामान्य हो गया। कयामत से नष्ट हुआ हर वातावरण फिर से जीवित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो 5 साल का दुस्वप्न कुछ और नहीं बल्कि एक भ्रम था। होप सिटी के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई स्क्रीन के जरिए इस चमत्कारी नजारे को देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। पहले एक व्यक्ति खुशी से रो पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि गरजती हुई तालियों और जयकारों ने पूरे शहर को हिला नहीं दिया, जिसकी गूंज उस नई दुनिया में चारों ओर सुनाई दे रही थी। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार पर खड़ा ताजी हवा के झोंके को महसूस कर रहा था। मैं मुड़ा और शेन लिंग को देखा।
मैंने अपने माता पिता को देखा, मैंने आशा से भरे अनगिनत मुस्कुराते चेहरों को देखा। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने रखे हुए इंस्टेंट नूडल्स अनंत बार रिफ्रेश हो सकते थे और मेरे पैरों के नीचे की ये दुनिया भी।